हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा, मदर ऑफ़ ट्विन्स बेबी आरव एंड आद्या। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, अपनी आईवीएफ की जर्नी और अपनी लाइफ के कुछ स्ट्रगल पीरियड को शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मतलब आप सब जानते हैं कि आज की जो डेज़ हैं, इसमें हमारा खाने का लाइफ़स्टाइल और जो भी हमारा रहन-सहन सब बहुत डिफरेंट हो गया है। इसके कारण से हम कंसीव नहीं कर पाते नेचुरली। कुछ वुमेन्स बहुत सफ़र कर रही हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रही नेचुरली, तो वो आईवीएफ की तरफ जाती हैं। तो इस पार्ट में मैं कुछ पार्ट्स में इसको बनाऊँगी, क्योंकि ये 2016 से लेके 2022 तक की जर्नी को मैं एक वीडियो में नहीं शेयर कर सकती। तो कोशिश पूरी करूँगी कि शेयर करूँ, बट देखते हैं कितना वीडियोज़ में ये बन पाता है। तो अभी मैं आपको पहले स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कह रही थी कि आज की लाइफ़स्टाइल के हिसाब से कई वुमेन सफ़र कर रही हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जिसके लिए वो आईवीएफ की तरफ जाती हैं। और आईवीएफ की जो जर्नी होती है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा-सा पेनफुल और बहुत कॉस्टली होती है। नॉर्मली हर कोई इसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो उसी से रिलेटेड मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और इससे अगर आप लोग को कुछ भी हेल्प मिलती है तो मेरी इस वीडियो बनाने का मतलब मोटिव बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। और आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करूँगी मैं 2016 1 दिसंबर, जब मेरी शादी हुई थी। तो मेरी मैरिज बिल्कुल सिंपल हुई थी, एकदम मतलब चेन्नई में मेरी मैरिज हुई थी। मेरे हस्बैंड चेन्नई से बिलोंग करते हैं, तो वो हम नॉर्थ इंडियन, बट वो चेन्नई में रहते थे, उनके फादर वहाँ वर्क करते थे, और वो मेरे हस्बैंड बेंगलोर में वर्क करते थे। तो हमारी शादी चेन्नई से हुई थी 2016 में। शादी के बाद थोड़ा मेरा वेट तब नॉर्मल था लाइक 67 केजी मेरा वेट था, और इस वेट में मुझे पीसीओडी वगैरह नहीं था, क्योंकि आप शादी के पहले तो सब जिम वगैरह करते हैं, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। तो उस वेट में मैं बहुत ज़्यादा ना तो हेल्दी थी और ना ही बहुत स्लिम कह सकते हैं, बीच की थी। तो ना ही पीसीओडी की प्रॉब्लम थी ना कुछ, पर फिर भी कंसीव नहीं हुआ। विदिन 1 ईयर 4-5 मंथ में कंसीव नहीं हो पाया। तो अब शादी के बाद तो थोड़ा सा टाइम निकल गया, 5-6 मंथ। फिर हमारा स्ट्रगल पीरियड भी चालू हुआ, जैसे हस्बैंड का जॉब वगैरह चला गया, तो वो फेस हमने पूरा मतलब ऐसे थोड़ा निकाला। 7-8 मंथ तक बिल्कुल जॉब अब नहीं थी, वो हम लोग की फ़ाइट होती थी। वो पीरियड हमने ऐसा निकाला कि क्या बताएं, ऐसा लग रहा था कि ये शादी चलेगी भी कि नहीं कई बार तो। पर कहते हैं ना, गॉड की ब्लेसिंग्स होती है तो सब ठीक हो जाता है। बाय गॉड ब्लेसिंग्स इस टाइम को हमने अपना पार किया और इनको जॉब मिला। फिर हम बेंगलोर में वापस शिफ्ट हो गए। अब बेंगलोर में शिफ्ट होने के बाद विदिन जस्ट 3-4 मंथ के बाद ही हमको यूके की ट्रिप मिली थी, मतलब ऑफिस की तरफ से यूके जाना पड़ा था। तो यूके गए, यूके में जाकर हमने वहाँ पे बहुत मतलब एंजॉय भी किया और मनी सेव भी किया और बहुत अच्छा टाइम निकाला वो। मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत एक्सरसाइज, डाइट, बहुत कुछ किया, कि उस समय मेरा वेट बढ़ के हो गया था 86 केजी। मतलब शादी के टाइम पे 67 केजी था। और ये सारा फेस क्लियर करते करते 2016 से 2017-18 तक मेरा वेट 86 केजी हो गया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए, तो मैंने वेट रिड्यूस के लिए कोशिश की, और उसके बाद मैंने अपना वेट रिड्यूस भी किया। फिर वापस मैं 70 केजी की हो गई थी। तो मेरा वहाँ पे क्या होता है, यूके में ना आपको मेडिकल पूरा फ्री रहता है, तो मैंने वहाँ पे आईवीएफ के लिए वहाँ भी अप्लाई किया। बट वहाँ थोड़ा फ्री होने के कारण प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा था, तो मेरा वहाँ पे आईवीएफ शुरू नहीं हो पाया। बस पर कुछ टेस्ट हुए, जैसे कि एग क्वालिटी कैसी है, मंथली बनते हैं कि नहीं एग्स, और मतलब बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं मेरे, वो सारे हुए। तो सब कुछ नॉर्मल आया था, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ पीसीओडी का प्रॉब्लम था, जिसके कारण से आप मतलब रेगुलर मेंसेस नहीं होते हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी मैं। बट उसके लिए सिर्फ एक ही रहता है आपका कि वेट रिड्यूस करें तो आपका नॉर्मल हो जाता है। तो फिर यूके में से हमें वापस आना पड़ा 2020 में, जब कोरोना स्टार्ट था उसके जस्ट 1 मंथ पहले ही हम वापस आ गए इंडिया। अब इंडिया में वापस आने के बाद कोरोना स्टार्ट हो गया।
8-9 मंथ ऐसे ही निकल गए। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अप्लाई मतलब वो करना चाहिए आईवीएफ की तरफ, क्योंकि नॉर्मली मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी इतने टाइम से। और तो मैंने फिर आईवीएफ के लिए ट्राई किया। मैंने अपने रिलेटिव से पूछा कि कौन सा आईवीएफ का सेंटर सबसे बेस्ट होगा, या मतलब मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि देखिए आप आईवीएफ में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं। आप किसी भी नॉर्मल सेंटर से करा लें और अनसक्सेस हो जाता है तो वो मनी तो वेस्ट होती ही है, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आईवीएफ की मेडिसिन बहुत कॉस्टली होती है। तो इसीलिए मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, और मेरी सिस्टर के जो और रिलेटिव्स थे उन्होंने आईवीएफ कराया था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इंदिरा आईवीएफ सबसे अच्छा है, वहाँ पे मुझे जाना चाहिए। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहूँ तो इंदिरा आईवीएफ सच में बहुत अच्छा है। वहाँ पे मतलब आपका ज़बरदस्ती नहीं करते वो आईवीएफ। अगर आप में आईवीएफ करा जा सकता है आपकी बॉडी पे, या आपकी एग क्वालिटी या आपकी सब चीज़ें सही हैं टेस्ट वगैरह पे, तो ही वो आईवीएफ कराते हैं। ज़बरदस्ती के लिए नहीं कि आप करा लो, पैसे लगा लो और वेस्ट हो जाए। मोस्टली कई सेंटर ऐसा कर लेते होंगे, वो मुझे पता नहीं है। वैसे 1-2 केसेस मैंने सुने हैं, बट इंदिरा आईवीएफ में ऐसा नहीं होता है। तो 2020 में मैंने आईवीएफ स्टार्ट किया था अपना। और आईवीएफ में मेरे सबसे पहले सेंटर जाते ही टेस्ट हुए थे मेरे और मेरे हस्बैंड के। और टेस्ट में मुझे पीसीओडी और मेरे हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी थोड़ा लो आया था। तो अब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हमको सरोगेसी की तरफ जाना चाहिए, या फिर हम डोनर की तरफ जा सकते हैं। पर मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि हम डोनर नहीं लेंगे, हमें अपना ही बच्चा चाहिए, नहीं तो हमें नहीं कराना है। तो इसके बाद फिर हम दोनों ने बहुत सोचा, और हमने सोचा कि एक चांस लेते हैं, इस जो भी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। हम चाहते तो अपना ही बच्चा थे, इसलिए हमने चांस लिया। अपने साईं बाबा, अपने गणपति बप्पा की तरफ पूरा मान्यता रख के हमने अपना सैंपल वगैरह दे के और पूरा आईवीएफ का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो अब इस आईवीएफ के प्रोसेस को स्टार्ट होने के बाद मेरे रोज़ इंजेक्शन लगते थे। मतलब आपको उसमें 12 डेज़ तक इंजेक्शन लगते हैं, और 12 डेज़ के बाद फिर आपका जो एग आपका हर महीने एग बनता है, उसमें क्या होता है कि एक बार में ही 10-12 एग बन जाते हैं इंजेक्शन के कारण। तो इंजेक्शन लगने के बाद मेरे 12 एग बने थे। उन 12 एग को हस्बैंड के स्पर्म के थ्रू कांटेक्ट करा के लैब में कुछ प्रोसेस होती हैं जिससे कि एम्ब्रायो डेवलप होते हैं। और उन एम्ब्रायो में भी कुछ क्वालिटी के होते हैं, कुछ थर्ड क्वालिटी के होते हैं, कुछ सेकंड क्वालिटी के, और एक फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं। तो जो हमारे एम्ब्रायो 12 बने थे, उनमें से ए ग्रेड के सबसे अच्छे एम्ब्रायो से 4 बने थे, और बाकी के सारे डिस्कार्ड कर दिए गए थे। तो जो 4 एम्ब्रायो थे हमारे, वो हमने उनमें से 2 एम्ब्रायो हमने 2020 जून में यूज़ किए। 2 एम्ब्रायो, क्योंकि वन टाइम पे वो आपको सिर्फ 2 एम्ब्रायो ही इंसर्ट करते हैं। बाकी के 2 बचे हुए जितने भी होते हैं 2, 4, 6 जैसे जैसे होते हों, उन एम्ब्रायो को हम फ्रीज़ करा सकते हैं या तो डिस्कार्ड करा सकते हैं। तो फ्रीज़ कराना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर फर्स्ट आईवीएफ फेल हो जाए या बाय चांस, तो आपको सेकंड आईवीएफ मतलब सेकंड जो एम्ब्रायो आपके फ्रीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप, बजाय सेकंड आईवीएफ कराने के। तो मेरे 4 एम्ब्रायो में मैंने 2 एम्ब्रायो को यूज़ किया, और बाकी के 2 एम्ब्रायो को मैंने फ्रीज़ कराया। तो उनमें क्या, फ्रीज़ कराने का चार्ज मुझे 15,000 देना पड़ा था। 15,000 में मेरे फ्रीज़ हो गए थे। तो फिर वो 2 एम्ब्रायो को मैंने क्या किया कि यूज़ किया, और बाय लक मुझे कंसीव हुआ। और मतलब मुझे उसमें 15 डेज़ के बाद जब मैंने बीटा एचसीजी टेस्ट किया, और इस टेस्ट किट के थ्रू तो मैंने 10 दिन में ही कर लिया था, उसमें रेड लाइन्स आ गई थी दोनों। और फिर जो हमारा टेस्ट हुआ उसमें भी वैल्यू अच्छी आई थी, मतलब 3000 के अराउंड वैल्यू आ गई थी। सबको लगा कि हो सकता है ट्विंस बेबी हों, बट वो सिंगल बेबी ही था। तो अच्छी प्रेगनेंसी, मतलब 1 मंथ हो गया, हार्ट बीट भी आ गई, बढ़िया अच्छे से शुरू हो गया। अब जब मैं 6 वीक में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें हार्ट बीट थी, सब कुछ अच्छा था पूरा। तो मैं थोड़ा, मतलब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था 4 इयर्स के बाद में, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कितनी केयर करनी है या क्या करना है। तो मैं आराम से रिलैक्स रहती थी, थोड़ा घूमती फिरती भी थी, नीचे जाके गाड़ी में नहीं जाती थी, बट थोड़ा घूमती फिरती थी कार में। तो ऐसे करके मेरा 9th वीक हो गया,
9th वीक में मेरा फिर से सेकंड अल्ट्रासाउंड था और मैं फिर से इंदिरा IVF सेंटर गई। जब मैंने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया तो देखा कि हार्ट बीट नहीं है और उसमें जो मेरी एज आई थी उसकी बेबी की, उस आया था कि 6 वीक 4 डेज़ पर ही स्टॉप हो चुकी है उसकी हार्ट बीट। बट मुझे 9 वीक तक कुछ भी सिम्टम नहीं आए, ना कुछ ब्लीडिंग, ना ही कुछ भी नहीं हुआ, बस मिस्ड अबॉर्शन हो गया। और जब मैंने ये पता कि मतलब इस चीज़ को मैंने रिसर्च किया कि क्यों होता है, बट इसका कोई रीज़न नहीं होता है, तो हो जाता है। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आप ये किया, आपने ये खाया, क्योंकि मैंने खाया तो कुछ नहीं था ऐसा पपाया वगैरह, वो तो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या खाना क्या नहीं। बट हार्ट बीट चली गई 9 वीक पे, कोई सिम्टम नहीं था। 6 वीक से लेकर 9 वीक तक, मतलब 6 वीक के अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट थी। 3-4 डेज़ के बाद ही हार्ट बीट स्टॉप हो गई और कोई सिम्टम नहीं था, कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ है। जब 9 वीक के अल्ट्रासाउंड में गए तब हमें पता चला कि हार्ट बीट स्टॉप हो गई है और बेबी नहीं है। बहुत रोना आया क्योंकि फर्स्ट बेबी था, पहला IVF था, अनसक्सेस हो गया। तो बस फिर क्या, फिर मेडिसिन के थ्रू बेबी को अबॉर्ट किया गया और फिर वो 15-16 डेज़ ऐसे ही निकल गए पूरे, क्योंकि बेबी अबॉर्ट होना भी बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल। तो वो टाइम ऐसे ही निकाला, फिर मैंने मतलब 1 मंथ ऐसे ही निकल गया। हस्बैंड और मेरे बीच भी थोड़ा रिलेशन ख़राब हो गए क्योंकि हस्बैंड बहुत डिप्रेस हो गए थे। उन्हें भी बहुत ज़्यादा वो था कि बेबी होगा, बट वो थोड़ा अपसेट हो गए। फिर वो टाइम ऐसे ही निकाला, ऐसे ही निकाला। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए। 2022 जब आया तो मुझे फिर ऐसा लगा कि अब लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, मैं और मेरे हस्बैंड का रिलेशन भी ठीक है, तो हमें फिर से IVF कराना चाहिए। अब IVF कराने के टाइम, मतलब फिर से IVF कराने जाना था, तो प्रोसेस फिर से शुरू नहीं करानी थी। जो फ्रीज़ एम्ब्रायो थे हमारे वही यूज़ करने थे, क्योंकि हमने ऐसा करा लिया था पहले से फ्रीज़। तो वो फ्रीज़ एम्ब्रायो को यूज़ करना था हमको इस वाली जर्नी में। अब इसमें हमें फिर से IVF के लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे नहीं देने थे अमाउंट। सिंपल उस एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कराने का चार्ज देना था। और अगर कुछ टेस्ट होते हैं जो, क्योंकि वो लोग ऐसे ही डायरेक्ट आप जाएंगे और एम्ब्रायो ट्रांसफ़र नहीं करते, उसके लिए प्रोसेस होती है, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ हिस्टोग्राफी करके कुछ वो होती है, जिससे कि मतलब अगर आपको PCOD है या कुछ है तो वो सब चीज़ों को करके आपको बॉडी अगर परफेक्ट है तो ही एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट मंथ आपको ठीक करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। और एंडोमेट्रियम की लाइन की थिकनेस बहुत रोल प्ले करती है इसमें। अगर वो आपकी सही है तो ही एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो भी 1-2 मंथ तक मतलब आपके देखी जाती है, अगर सही होती है तो ही आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अभी तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बता रही हूँ क्योंकि वीडियो 13 मिनट ऑलरेडी हो रही है, 13-14 मिनट की हो रही है। और 2022 की जो मेरी सेकेंड IVF की जर्नी थी, उसको कैसे शुरू किया, क्या क्या किया, कितना खर्च आया, कितना मेडिसिन लिया, कितना सब क्या हुआ, सक्सेस हुआ, कैसे क्या सक्सेस तो हुआ ही, आप तो जानते हैं। मेरी वीडियो में मेरे 2 बेबीज़ हैं, एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल, जो कि मैंने यही मांगा था मेरे साईं बाबा से और वो ही मुझे सक्सेस हुआ है। तो मेरे आरव आद्या मेरे 2 बच्चे हैं और इसकी स्टोरी मैं अपने सेकंड पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी और सारा IVF से रिलेटेड आपको डिटेल्स दूँगी। आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं कि मैं आपको क्या और इन्फॉर्मेशन दूँ। और सेकंड पार्ट में मैं लेकर आऊँगी मेरी IVF की सेकंड जर्नी। तो चलिए अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और आपको फिर शेयर करती हूँ मैं अपनी IVF स्टोरी। तब तक आप अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल देते रहें। मेरे आरव आद्या के लिए बहुत स्ट्रगल करके, बहुत पेनफुल जर्नी क्लियर करके मैंने अपने बच्चों को इस दुनिया में लाई हूँ। मेरे 7 मंथ के प्री मैच्योर बच्चे हुए थे, सिर्फ 1800 ग्राम के। तो उनको अभी इतना तक लाने के लिए सिर्फ मैंने जो स्ट्रगल किया है उस जर्नी को मैं शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को पसंद आए। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।